नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्त्री और पुरुष के प्रजनन शक्ति के ऊपर बात करेंगे। हम किस प्रकार से आपकी कुंडली से यह जांच कर सकते हैं कि आपके अंदर वह प्रजनन शक्ति है भी या नहीं जिससे संतान उत्पत्ति हो सके। कई बार इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति आती है कि आप विवाह से पहले कुंडली मिलान करते हैं और उसमें भकुट दोष या फिर नाड़ी दोष होता है और अच्छे अच्छे रिश्ते आप छोड़ देते हैं, बस इसीलिए कि शायद कहीं मुझे संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन यह जो नाड़ी दोष है या फिर भकुट दोष है, यह आपके मन से कनेक्टेड है, क्योंकि यह जो अष्टकूट मिलान है यह आपके जन्म के नक्षत्र तथा आपके जन्म के राशि के आधार पर होता है, जो कि कुंडली मिलान का सिर्फ और सिर्फ 20 to 25% है। लेकिन क्या एक स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो सिर्फ उनका मन ही मिलता है? उनके शरीर, उनके आत्मा, उनके कर्म, उनके विचार, उनके हर एक चीज़ को हमें मिलाना होता है, तब जाकर उसे हम कुंडली मिलान कहते हैं। कुंडली मिलान का सिर्फ 20% पार्ट को आप देखकर अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कई बार लोग खुश हो जाते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है 32-34 अंक मिला हुआ है कुंडली में, कुंडली मिलान मिलापक में, अष्टकूट मिलान में, और फिर भी उनका डाइवोर्स हो रहा है, लोग अलग रह रहे हैं, एक दूसरे से विरोधाभास है, जीवन में अनेक प्रकार के तनाव हैं वैवाहिक जीवन में। और मैंने यह भी देखा है कि सिर्फ और सिर्फ 8 अंक मिले हुए हैं, जबकि 18 अंक मिलना आवश्यक है अष्टकूट मिलान में। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि 8 अंक मिलने के बाद भी दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद रूप से चल रहा है। अवश्यमेव इसके पीछे और भी कई सारे मेलापक को हमें करना होता है, लेकिन आज हम इस विषय पर न बात करते हुए आज हम सिर्फ बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट के ऊपर बात करेंगे। इस बीज स्फुट से हम मेल के प्रजनन शक्ति को देखते हैं, उसी प्रकार क्षेत्र स्फुट से हम स्त्री के प्रजनन शक्ति को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप विवाह करने जा रहे हैं या फिर जा रही हैं और आपने कुंडली मिलान करवाया, अष्टकूट मिलान करवाया और उसमें सिर्फ नाड़ी दोष निकल रहा है, बाकी ग्रह मैत्री है, आपका योनि मैत्री है, लेकिन सिर्फ नाड़ी दोष के कारण आप उस विवाह को छोड़ नहीं सकते हैं। नाड़ी दोष से हम आयु और संतान को देखते हैं, साथ ही स्वास्थ्य को देखते हैं। तो उसके लिए हमें यह देखना आवश्यक है कि क्या स्त्री के कुंडली में उसके पति की आयु है, उसके पति स्वस्थ रहेंगे, क्या स्त्री के कुंडली के हिसाब से उसको संतान उत्पत्ति होने वाला है, अर्थात संतान उत्पत्ति के योगों को देखेंगे। उसी प्रकार पुरुष के कुंडली में भी हम संतान उत्पत्ति और उसकी पत्नी की आयु है या नहीं, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। और यदि इसमें शुद्धि रहती है तो फिर हम विवाह कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है यदि नाड़ी दोष आ जाए। बात आपको समझना है, यह जो अष्टकूट मिलान है ये सिर्फ आपके मन का मिलान किया जा रहा है, आपके जन्म नक्षत्र और जन्म राशि के आधार पर। लेकिन आपके लग्न का मिलान करना आवश्यक है, आपके सप्तम भाव का मिलान करना, अष्टम, षष्टम, पंचम, द्वादश, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है। भाव के साथ साथ कुछ ग्रह भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राहु केतु। राहु केतु के विषय में कोई भी नहीं बतलाते हैं मेलापक में, लेकिन मैं आपको बतला दूं राहु केतु मिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों के राहु केतु एक दूसरे से कॉम्पैटिबल है भी या नहीं। उसी प्रकार बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ये सब कुछ प्लैनेट्स हैं जिसे देखना आवश्यक है। और आप सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को मिलाकर, चंद्रमा के भाव, राशि और नक्षत्र को मिलाकर या तो खुश हो जाते हैं या फिर दुख हो जाते हैं, उस आधार पर आप निर्णय को लेते हैं। तो यदि आप दोनों के कुंडली में संतान योग है तब तो अच्छी बात है, नाड़ी दोष आने के बाद भी आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए संतान योग नहीं दिख रहा या फिर कुछ बाधा उत्पन्न करने वाले योग दिख रहे हैं, तो फिर अंतिम में हमें बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट को देखना होता है, अर्थात कि पुरुष के अंदर वो क्षमता है भी या नहीं, उसके वीर्य, उसके स्पर्म में वो क्षमता है भी या नहीं जिससे किसी जीव का जन्म हो सके। उसी प्रकार स्त्री के कुंडली में भी क्षेत्र स्फुट को देखकर हम उसके संतान उत्पत्ति के शक्ति को देख सकते हैं।
इसे देखने के लिए कुछ रूल्स है जिसे आपको देखना आवश्यक है। बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट को निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ बेसिक कैलकुलेशन को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे बीज स्फुट के लिए बृहस्पति, सूर्य और शुक्र ग्रह के राशि, अंश और कला को जोड़कर उसे कंबाइंड रूप में देखना है कि वह सम राशि है या फिर विषम राशि है। उसके बाद उसके नवमांश को भी देखना आवश्यक है। इन सभी विषयों पर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। उसी प्रकार क्षेत्र स्फुट के लिए आपको मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह को देखना आवश्यक है। दोनों में बृहस्पति को देखना आवश्यक है। बृहस्पति क्योंकि जीव के कारक ग्रह हैं। स्त्री पुरुष जब प्रजनन करते हैं, किसी संतान को उत्पन्न करते हैं, तो संतान एक जीव है। तो जीव को प्रकट करने के लिए बृहस्पति का बल आवश्यक है। उसी प्रकार स्त्री में मंगल और चंद्रमा को लिया जाता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित है और फ्लूइड्स से संबंधित है। हमारे शरीर में जो फ्लूइड्स है उसके कारण ही कई सारी चीज़ें होती हैं। जो भी हमारे नाड़ी में फ्लूइड बहता है, उसी फ्लूइड्स से स्त्रियां कंसीव कर सकती हैं। उसी प्रकार पुरुष के लिए हमें बृहस्पति, शुक्र और सूर्य ग्रह को देखना होता है। सूर्य आत्मा के कारक है, एक नए जीवन के कारक है, इसीलिए सूर्य जीव के कारक है। बीज स्फुट के लिए हमें सूर्य, बृहस्पति और शुक्र को देखना होता है। बृहस्पति ग्रह जैसा कि मैंने बतलाया जीव के कारक है, सूर्य आत्मा के कारक है, इसीलिए सूर्य बृहस्पति का जीव आत्मा योग भी बनता है। और शुक्र किसी पुरुष के लिए शुक्राणु है, वीर्य है। इसीलिए हम इस आधार पर बीज स्फुट से किसी पुरुष के प्रजनन शक्ति को देख सकते हैं और क्षेत्र स्फुट से स्त्री के प्रजनन शक्ति को देख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप बहुत ही ईजिली इसे समझ सकते हैं। आप स्क्रीन में एक कुंडली देख सकते हैं जो कि एक पुरुष की कुंडली है। पहले हम पुरुष के बीज स्फुट को करते हैं, उसके बाद हम स्त्री की कुंडली से क्षेत्र स्फुट को भी करेंगे। यह जो कुंडली मैंने लिया है यह एक दाम्पत्य की कुंडली है। इसमें इनका विवाह बहुत पहले ही हो चुका है, इनके कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा है और नाड़ी दोष के बाद भी इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद है। इनके 2 संतान हैं। अतः यह एक लाइव एग्जाम्पल है जिसको मैंने आपके लिए उठाया है और आप सभी को इसके बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट करके बतलाता हूँ। बीज स्फुट के लिए जैसा कि मैंने बोला आपको कि सूर्य, शुक्र और बृहस्पति को लेना है। तो सूर्य, शुक्र और बृहस्पति को लेना है आपको। इनके कुंडली में आप देख सकते हैं सूर्य ग्रह कुंभ राशि में स्थित है और सूर्य का डिग्री 9.48 डिग्री है। तो यहाँ पर राशि भी लिखा जाता है। राशि लिखने के लिए आपको सूर्य जिस भी राशि में है उससे एक राशि कम आपको लिखना है, अर्थात कि मकर राशि 9 डिग्री 48 मिनट्स। उसी प्रकार शुक्र ग्रह को आप देख सकते हैं कि यह मकर राशि में है, अतः इसे धनु लिखना है, 9 लिखना है। शुक्र का डिग्री है 11.29, तो 11 डिग्री 29 मिनट्स। उसी प्रकार बृहस्पति को आप देख सकते हैं यह सिंह राशि में स्थित है और बृहस्पति सिंह राशि में, अतः इसे कर्क लिखना है 4 और डिग्री देखेंगे तो 16.4 डिग्री है, तो 16 डिग्री 40 मिनट्स। अब आपको सिंपल यहाँ पर सभी को सम अप कर देना है, सभी को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 117, यहाँ पर 36 और यहाँ पर 23 राशि। अब इसे और सिंप्लीफाई करना है हमें। जैसा कि हम जानते हैं 60 मिनट्स होते हैं टोटल, तो इसे 60 से माइनस कर देना है। 60 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 57 मिनट्स। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 37, चूँकि एक कैरी ऑफ इधर हुआ, 37 डिग्री और 23 मिनट्स। अब इसे और भी सिंप्लीफाई करना है। एक राशि के अंतर्गत 30 डिग्री होती है, तो ये 7 डिग्री हो जाएगा और 30 यहाँ पर कैरी ऑफ हो जाएगा, मतलब कि एक राशि, जैसा कि मैंने बताया कि 30 डिग्री अर्थात एक राशि, तो यहाँ पर 1 प्लस होगा 24 और यहाँ पर 57 रह जाएगा, 57 मिनट्स। तो दोस्तों अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 24 राशि है। 24 राशि तो होती नहीं है। जब भी 12 या 12 से अधिक आए तो आपको 12 से माइनस कर देना है उसे। ध्यान रखना है इस रूल को कि 12 या फिर 12 से अधिक आए यदि टोटल राशि के समअप में,
तो आपको 12 से माइनस कर देना है। तो 12 से हम माइनस करेंगे तो फिर से 12 आएगा, तो हम फिर से इसे 12 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 राशि 7 डिग्री 57 मिनट्स। तो यहां पर 0 राशि का अर्थ हुआ मेष राशि, क्योंकि यहां पर जिस भी राशि में बृहस्पति थे या फिर कोई भी ग्रह थे, हमने एक राशि कम करके उसको लिया है। उसी प्रकार यह भी एक कम किया हुआ है, तो यह मेष राशि हो जाएगा, अर्थात यहां पर मेष राशि निकला। अब हमें इसके नवांश को भी निकाल लेना है। नवांश को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल रूल्स मैंने अपने नवांश की वीडियो में बतलाया था, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर नवांश का चार्ट भी बना रखा है। बहुत ही सिंपल है, इसे कैसे देखना है। जैसा कि मैंने मेष राशि लिखा 7 डिग्री 57 मिनट्स, तो आपको मेष राशि में 7 डिग्री कौन से नवांश में पड़ रहा है ये देखना है। तो मेष राशि, ये मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक, कन्या, मकर, इसी प्रकार से सभी राशियां हैं। मेष राशि में 7 डिग्री 57 मिनट देखना है। तो मेष राशि में 6.4 डिग्री से 10 डिग्री तक मिथुन नवांश होता है। फिर से मैं आपको बतलाऊंगा, मेष राशि में 7 डिग्री 57 मिनट देखना है आपको। तो मेष राशि में 7 डिग्री आपको यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में, तो इसे मिथुन नवांश लिख देना है। तो ये हमारा बीज स्फुट हुआ। उसी प्रकार से अब हम क्षेत्र स्फुट को भी निकालते हैं, फिर इसके फलादेश को करेंगे। क्षेत्र स्फुट को निकालने के लिए इस सेम फॉर्मूला से होगा। आप एक कुंडली अपने स्क्रीन में देख सकते हैं जिसमें ग्रहों का डिग्री वाइज दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप खुद से भी इसको कैलकुलेट कीजिए, जिससे आपके समझ में भी चीज़ें आए। जैसा कि मैंने कहा था, स्त्री के लिए क्षेत्र स्फुट देखने के लिए आपको चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति को लेना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चंद्रमा का जो राशि है, चंद्रमा मकर राशि में है, तो इसे यहाँ पर फिर से 9 लिखना है, और चंद्रमा की डिग्री 16.03 डिग्री है। उसी प्रकार मंगल जो है, मंगल इनकी कुंडली में वृषभ राशि में है, तो यहाँ पर एक कम करके लिखना है, मेष राशि, और मंगल की डिग्री है 1.17 डिग्री, 1.17 डिग्री। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह इनकी कुंडली में धनु राशि में स्थित है, धनु राशि को एक कम करके लिखना है, वृश्चिक राशि, और बृहस्पति की डिग्री है 22 डिग्री 20 मिनट्स। अब इसे हमें सम अप करना है। जब हम सम अप करेंगे तो इनका सम आ रहा है 40 मिनट्स 39 डिग्री और 18 राशि। अब इसे फिर से सिंप्लीफाई करना है, ये तो सिंपल है, 60 से कम है, ये 30 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये 9 डिग्री हो जाएगा, 40 मिनट्स हो जाएगा, और एक इधर कैरी ऑफ होगा तो 19 राशि हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बतलाया था, 12 या 12 से अधिक रहे तो आपको 12 से माइनस कर देना है। जब हम 12 से माइनस करेंगे तो ये आ रहा है आपका तुला राशि 9 डिग्री 40 मिनट्स। अब जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि एक राशि कम करके लिखा जाता है, क्योंकि इस प्रकार से हमें समझना है कि कोई भी ग्रह तुला राशि 9 डिग्री 40 मिनट्स में है, तो तुला राशि क्रॉस करके 9 डिग्री में है, अर्थात वृश्चिक राशि में है, तो ये हो जाएगा इनका वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि में 9 डिग्री में हमें देखना है, तो वृश्चिक राशि आपको यहाँ पर देखना है, ये रहा वृश्चिक राशि, और 9.4 डिग्री देखना है, तो ये 6.4 से 10 डिग्री के बीच में है, तीसरा नवांश है, और ये कन्या नवांश है। तो दोस्तों ये अपना बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट हुआ। अब इसके फल को हम किस प्रकार से समझते हैं ये हम देखते हैं। जैसा कि मैंने राशि और नवांश लिखा है बीज स्फुट के लिए, उसी प्रकार क्षेत्र स्फुट के लिए राशि और नवांश लिखा गया है। तो अब इस सारणी को, इस टेबल को आपको देखना है। बीज स्फुट के लिए यदि दोनों ही चीज़, राशि और नवांश दोनों ही विषम आ जाए,
विषम का अर्थ होता है कि ऑड नंबर, और प्राइम नंबर मतलब सम नंबर। जैसे कि 2 का जो भी मल्टीपल्स है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार के जो भी नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर है उसे हम सम कहते हैं। और जो ऑड नंबर है 1, 3, 7, 9, इस प्रकार के जो नंबर हैं ये सभी विषम कहे जाते हैं। तो पुरुष की कुंडली में, पुरुष का जब हम सूर्य, शुक्र और बृहस्पति का बीज स्फुट करते हैं, इनको सम करके इस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं, तो यदि दोनों ही चीज़, दोनों ही राशि यदि विषम आए, यहाँ पर दोनों ही ऑड नंबर में आ रहा है, मेष अर्थात 1 नंबर और मिथुन अर्थात 3 नंबर, यहाँ पर हम लिख भी देंगे 1 नंबर और 3 नंबर, तो ये दोनों ही ऑड नंबर है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों यदि विषम रहे तो प्रबल योग बनता है। उसी प्रकार हम क्षेत्र स्फुट को भी देखेंगे, तो क्षेत्र के लिए लिखा गया है कि दोनों यदि सम राशि रहे, अर्थात कि प्राइम नंबर रहे, दोनों जब प्राइम नंबर रहे, यहाँ पर इनका वृश्चिक राशि है और कन्या राशि है, 6 और 8, 6, 8 दोनों ही प्राइम नंबर है अर्थात सम राशि है, तो इनका भी प्रबल योग बन रहा है। तो जैसा कि मैंने बतलाया था, ये एक लाइव एग्जाम्पल है, दोनों की कुंडली है, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों के जीवन में उनके 2 संतान हैं, सुखद वैवाहिक जीवन है, और इनकी कुंडली में टोटल 22 अंक मिल रहे हैं और इनकी कुंडली में नाड़ी दोष का निर्माण हो रहा है। तो मैं आपको यह बतलाना चाह रहा था कि नाड़ी दोष के कई सारे परिहार होते हैं, उसी प्रकार भकुट दोष के भी कई सारे परिहार होते हैं। यदि परिहार नहीं भी हो रहा है तो आपको अपनी कुंडली में यह देखना आवश्यक है कि क्या संतान उत्पत्ति का योग है। अगर थोड़ा सा भी बाधा करने वाला योग है तो फिर आपको बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट का अध्ययन करना चाहिए, और क्षेत्र स्फुट, बीज स्फुट से आप देख सकते हैं कि किनके अंदर कमी है और किस प्रकार से उस कमी को दूर की जा सकती है। कई बार यह भी देखा जाता है कि उनका नाड़ी मैत्री पूर्ण रूप से है, ग्रह मैत्री है, भकुट दोष नहीं है, पूरा अच्छे से कुंडली मिलान है, लेकिन उनके जीवन में उनका संतान की प्राप्ति नहीं है। उसका रीजन है कि बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट दोनों ही, इसका रीजन है कि बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट दोनों ही संतान को उत्पन्न करने योग्य नहीं है। इस कारण पूरा गुण मिलान के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार के कई सारे दाम्पत्य मेरे पास आते हैं और उनको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है। कई बार वो काफ़ी सारे टेस्ट करवाते हैं, काफ़ी सारे चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं, व्यर्थ बहाते हैं, लेकिन यदि सिर्फ वह यह देख लें कि क्या उनके जीवन में संतान आएगा भी या नहीं, क्या उनके अंदर खुद के, उनके शरीर के अंदर वो शक्ति है भी या नहीं कि वो संतान उत्पन्न कर पाएँ, और उसे हम बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट से देख सकते हैं। उसी प्रकार इस टेबल को और समझेंगे, जैसा कि यदि दोनों ही विषम राशि आ जाए तो प्रबल योग होता है बीज के लिए। यदि एक सम और एक विषम आए तो थोड़ा डीले के साथ, थोड़ा उपाय के साथ संतान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि दोनों ही सम राशि आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर इनका 8 और 6 आ जाता, दोनों ही सम हो जाता, दोनों ही प्राइम नंबर होता, तो इनके स्पर्म में, इनके वीर्य में ही वो शक्ति नहीं है कि एक जीव को उत्पन्न किया जा सके। उसी प्रकार स्त्रियों के लिए क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र यदि दोनों ही राशि सम राशि है, जो कि यहाँ पर है 8 और 6, इस प्रकार की यदि राशि है तो इनके अंदर वो क्षमता है कि संतान उत्पन्न कर सके। यदि एक सम और दूसरा विषम रहे तो थोड़ा डीले और उपाय के साथ, थोड़ा संघर्ष के साथ संतान की प्राप्ति होती है। और यदि दोनों ही विषम राशि आ जाए तो फिर स्त्री में वो सामर्थ्य नहीं होता है कि वो संतान को धारण कर पाए। एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा, क्षेत्र को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए क्षेत्र 6 और 8 आया है तो प्रबल योग बन रहा है, लेकिन मान लीजिए बीज एक सम और दूसरा विषम है, तब भी यह मेलापक शुभ माना जाएगा। थोड़े से डीले के साथ, चूंकि स्त्री में वो पूर्ण सामर्थ्य है, पुरुष में थोड़े से डीले के साथ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक का प्रबल योग है, दूसरे का क्षण योग है, बिल्कुल बाधा करने वाला योग है, तो फिर वह मेलापक सही नहीं होता है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, क्षेत्र को स्ट्रांग रहना बहुत आवश्यक है।
तो दोस्तों यह था मेरा विश्लेषण बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट के ऊपर। यदि आपके कुंडली में किसी प्रकार के दोष हैं फिर भी आप संतान उत्पन्न कर सकते हैं, संतान के सुख को प्राप्त कर सकते हैं इस बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट के विश्लेषण से। आशा करता हूं आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।